जी अस्सलाम वालेकुम। आजाद उर्दू के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म में मेरे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी और मैं हूँ एंकर अलीना मुजफ्फर। सर, अभी कल से बड़ी जो है एक जिसे कहते हैं सरगर्मी बड़ी दिखाई दी मुतहरक किस्म की, जिसमें सनम जावेद को रिहाई मिली, लेकिन फिर दोबारा से उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो आप क्या समझते हैं इस दोबारा से गिरफ्तारी को अमल में लाने के लिए, जहां सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत मुख्तसर सा एक फैसला भी उन्होंने दे दिया है कि इनको रिजर्व सीट्स अब जो है वो दे दी जाएं, लेकिन सनम जावेद के साथ बड़ी एक अलग किस्म की ट्रीटमेंट है। अगर देखा जाए, खतीजा शाह को भी जो है रिलीज कर दिया गया, फिर तैयबा राजा को भी रिलीज कर दिया गया, लेकिन इनके साथ कुछ अलग किस्म की ट्रीटमेंट की जा रही है। तो इस हवाले से आप क्या अपनी राय रखते हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि खदीजा शाह हो या और जो इम्पोर्टेंट खवातीन हैं उनकी निस्बत सनम जावेद के साथ ज़्यादा सख्ती की जा रही है। आप कह सकते हैं कि खदीजा शाह को रिहाई मिल गई, आप कह सकते हैं और भी कुछ खवातीन हैं, दलीब हैं और खवातीन हैं जिनको रिहाई मिली। लेकिन आप ये भी तो देखें, यास्मीन राशिद को नहीं मिली है और खवातीन हैं जिनको अभी तक रिहाई नहीं मिली। ये समझें कि हैं? ऐसे है। सनम जावेद जो हैं और या डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और दूसरी जो दो खवातीन अंदर हैं, उनको 9 मई का प्राइमरी सस्पेक्ट समझा जाता है, इंस्टिगेशन में भी। और उस दिन कोर कमांडर के घर को आग लगाने में और उस सब में वो बहुत मुतहरक थी और रियासत उन्हें प्राइमरी सस्पेक्ट के तौर पर देखती। जबकि खदीजा शाह और उन सबको उस तरह प्राइमरी सस्पेक्ट के तौर पे नहीं देखा जा रहा था। उनकी कोई डिजिटल प्रेजेंस की बात थी या वो बाहर मौजूद थी, लेकिन ये तो आग लगाने की, तबाह करने की, और ये कि अब खान गिरफ्तार हो गया तो हम छोड़ेंगे नहीं, उस तरह की बात कर रही थी। तो इन्हें प्राइमरी सस्पेक्ट के तौर पे देखा जाता है और जब अदालती रिलीफ इनको मिलता है तो फौज जो है उस अदालती रिलीफ को पसंद नहीं करती है और रियासत जो है वो दोबारा गिरफ्तार करने की बात करती है। लेकिन मैं एक और बात करूँ। देखिए ना, कल सनम जावेद रिहा हो गई। रिहा होने के बाद वो फवाद चौधरी के घर से मिली हैं। हिबा फवाद मौजूद हैं जब उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जी हिबा फवाद ने मुखबरी करके सनम जावेद को दोबारा गिरफ्तार करवा दिया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि जब सनम जावेद रिहा हुई तो पीटीआई की मरकजी क्यादत उनको जेल से बाहर लेने के लिए मौजूद क्यों नहीं थी? और उमर यूब, असद कैसर, बैरिस्टर गौहर, सब ने मिलकर उनको केपी क्यों नहीं पहुंचा दिया फौरन, बजाय इसके कि वो फवाद चौधरी के घर में पनाह ले रही थी। उनको ले जाते केपी, जैसे हमाद अजहर को रखा हुआ है, जैसे मियां असलम इकबाल को वहाँ सीएम नक्सी में रखा हुआ है, वैसे ही आप सनम जावेद को केपी में सीएम नक्सी में रख सकते थे। कल तो वो रिहा हुई थी, वहां से सारे लीडर उनको अपने साथ गाड़ी में बिठाते। अली मोहम्मद खान, शहरयार अफरीदी, शंदाना गुलजार, एमएनएस का एक काफिला होता और वो इस्लामाबाद से केपी में अटक का पुल क्रॉस करते, केपी एंटर होते, पेशावर जाके सीएम एनेक्सी में उन्हें रख लेते। कोई दोबारा गिरफ्तार ही नहीं कर बिल्कुल। सकता था। ये सीएम एनेक्सियां सिर्फ मियां असलम इकबाल और हमाद अजहर के लिए हैं, मेन लीडर्स के लिए हैं। सनम जावेद को ये सहूलत हासिल क्यों नहीं है? हम जरूर रियासत को बुरा कहें, रियासत को क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ भी सनम जावेद के साथ वही सलूक कर रही है जो वो मियां असलम इकबाल या हमाद अजहर या और लोग जो मफरूरी काट रहे हैं, ये जो कानून की गिरफ्त में नहीं आ रहे, जो सहूलियात केपी की हुकूमत या तहरीक इंसाफ इन लोगों को दे रही है, क्या वो सनम जावेद को दी लेकिन जा सर, रही है? तो आपको नहीं लगता कि पीटीआई बेचारे वालों को तो उनको मौका ही नहीं जो है मिलता कि वो इस तरह के कोई सोच विचार में डले, इससे पहले ही दोबारा से गिरफ्तारी जो है अमल में ले आई नहीं, जाती है? इसमें सोच तो विचार की क्या उनको तो बात है? अभी। इस इसमें तो सोच विचार की क्या बात है? वो रिहा हुई। कल इमरान खान की रिहाई के लिए सबने जेल के बाहर मगरिब की नमाज पढ़ी है ना, कि हमने बुशरा बीबी को लेके जाना है, इमरान खान को लेके जाना है, रिहाई नहीं हुई। तो सारे सनम जावेद हम्म। की रिहाई के लिए जेल के बाहर क्यों नहीं मौजूद थे कि हमने सनम जावेद को लेके जाना है? इसलिए कि वो एक छोटी कारकुन है और उसके लिए बड़े लीडर आना अपनी तौहीन समझते हैं। और इमरान खान के लिए हम्म। तो जेल के बाहर पहुंचना और इमरान खान के लिए जेल के बाहर खड़े होने से आपकी पार्टी में भी नंबर बनते हैं, इमरान खान के आगे भी नंबर बनते हैं। सनम जावेद के लिए अगर आप पहुंचते तो किसके आगे नंबर बनने थे? तो उस बेचारी के लिए तो आज भी कोई पनाहगाह है तो फवाद चौधरी का घर है, हिबा फवाद का घर है। उसको बैरिस्टर गौहर अपने ऐसे घर क्यों नहीं ले गए? उसको उमर यूब अपने घर क्यों नहीं ले गए? उसको और पीटीआई के जो बड़े लीडर्स हैं जिनके इस्लामाबाद में बड़े बड़े घर हैं उन्हें क्यों नहीं ले गए? उन्हें पीटीआई के सेंट्रल ऑफिस में क्यों नहीं ले जाया गया फूलों की पत्तियों के साथ जुलूस की सूरत में?
ये सहूलत सिर्फ मेन लीडर्स को हासिल है, सनम जावेद को हासिल नहीं है, क्योंकि वो छोटी कारकुन है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। उसके लिए उसको पॉलिटिकली तो इनकैश कराती है पीटीआई तकरीरों में, सोशल मीडिया मुहिम में, पर आप प्रैक्टिकली देखें कि सनम जावेद के साथ क्या तहरीक इंसाफ खड़ी है? क्या सनम जावेद के साथ तहरीक इंसाफ वैसे खड़ी है जैसे मियां असलम इकबाल के साथ खड़ी है, जैसे गंडापुर के साथ खड़ी थी, जैसे हमाद अजहर के साथ आज खड़ी है? वैसे नहीं खड़ी है। तो पहली जिम्मेदारी तो तहरीक इंसाफ की है कि सनम जावेद को प्रोटेक्ट करे। रियासत तो उसे अपना मुल्जिम समझती है और रियासत उसे बार बार गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मुझे बताएं कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बड़ी एक सियासी हलचल भी मुतअद्दिद दिनों से देखने में आ रही है। तो अभी पीएमएलएन की अगली हिकमत अमली इस हवाले से क्या है? क्या कोई ऐसी पब्लिक कैंपेन लॉन्च करने जा रही है पीएमएलएन वाले? क्या कहेंगे इस हवाले से आप? देखिए, अदलिया के साथ लड़ाई पब्लिक कैंपेन में नहीं की जा सकती। फिर तौहीन अदालत के नोटिस आ जाते हैं, फिर आपको जाके अदालत में माफ़ी मांगनी पड़ती है, वरना तौहीन अदालत में सजाएं हो जाती हैं। हमने फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल वाले इशू में देखा है कि आपको तौहीन अदालत के नोटिस आते हैं, और ये अलग बात है कि लोग ये सवाल करते हैं कि तौहीन अदालत जो है वो तहरीक इंसाफ की इग्नोर कर दी जाती है और पीएमएलएन की या हुक्मरान इत्तेहाद की पकड़ ली जाती है, और तौहीन अदालत का यकसा निफाज नहीं हो रहा कानून का। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि लड़ाई पार्लियामान से शुरू होगी। अगर अदलिया के साथ आपने लड़ना है तो उसका बेस्ट फोरम पार्लियामान है, क्योंकि पार्लियामान में की हुई तकारीर को आईनी और कानूनी तौर पर एक इम्यूनिटी हासिल है और उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं हो सकती। ऐसे मेरी है। मेरी जाती राय में ये हो सकता है कि इन मखसूस नशिस्तों को जो अब तहरीक इंसाफ को दी गई हैं, पार्लियामान में एक करारदाद पास होकर स्पीकर को ये बाइंड किया जाए कि आपने इन अरकान को कौमी असम्बली में आने नहीं देना और इनको हलफ नहीं लेने देना। उसके बाद स्पीकर इनको कौमी असम्बली में बेशक ये नोटिफाई भी हो जाए, इनको हलफ ना लेने दें। स्पीकर ये कहें कि मुझे तो ऐवान ने रोका है, मैं तो ऐवान का पाबंद हूँ, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफाई कर दिया हो पर हलफ ना हो पा रहा हो, और उनका वो अपने बतौर रुकन हलफ ना उठा पा रहे हो, तो वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो सकता है कि स्पीकर अगर हलफ ना दे और कौमी असम्बली में बजरिया करारदाद उन्हें हलफ लेने से रोक दिया जाए, तो फिर अदलिया क्या करेगी? माजी में हमने देखा था जब बंदयाल साहब ने 14 मई को पंजाब के इंतखाबात का हुक्म दिया था, तो फिर पार्लियामेंट ने वो इंतखाबात रोके थे और अदलिया बेबस हो गई थी। अब भी क्या पार्लियामेंट ऐसा कोई कदम उठा सकती है जिससे अदलिया का ये फैसला जो है बेअसर हो जाए और इसके वो नताइज ना हो सकें जो अदलिया ने इस फैसले से देने की कोशिश की है? देखा जाए तो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान और कौमी असम्बली के स्पीकर ऐसा कर सकते हैं और केपी में हलफ हो जाएगा। लेकिन देखने की बात है कि क्या ऐसा मुमकिन है, नहीं है। ये जो आजकल मुशावरत हो रही है वो इस फैसले के आगे बंद बांधने की हो रही है कि कैसे पार्लियामान के जरिए इस फैसले के आगे बंद बांधा जा सकता बिल्कुल ठीक है सर। ये वजीर आजम पाकिस्तान ने एक बयान दिया है, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है कि मैं किसी भी तरह का, उन्होंने कहा है, प्रेशर बर्दाश्त नहीं करूंगा, बस लूंगा कि मैं इस्तीफा दे दूं। तो आप क्या समझते हैं कि इसके पस मंजर में क्या है? वजीर आजम पाकिस्तान ने ऐसी स्टेटमेंट क्यों दी है? क्या वाकई वो किसी तरह का कोई प्रेशर है जिसको फील कर रहे हैं? है। देखिए, ये बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उन्होंने कोई सियासी हवाले से ये बयान दिया है कि कोई पीपल्स पार्टी की ब्लैकमेलिंग के आगे उन्होंने कहा है मैं प्रेशर नहीं लूंगा, या कोई एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा है मैं प्रेशर नहीं लूंगा। जैसे माजी में एक दफा नवाज शरीफ ने कहा था मैं डिक्टेशन नहीं लूंगा, यूसर रजा गिलानी ने कहा था देयर इज अ स्टेट विद इन द स्टेट। तो क्या शहबाज शरीफ उस नहज पर पहुंच गए हैं जहां वो कह रहे हैं मैं प्रेशर नहीं लूंगा और उन पर कोई प्रेशर डाला जा रहा है? मैंने इस हवाले से काफी बिल्कुल ऐसी तहकीक है। की है। असल में ये एफबीआर का इजलास हो रहा था जहां ये गुफ्तगू हुई है, और एफबीआर में आपको पता है हुकूमत पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कुल्हाड़ा चढ़ाया है जिसमें बहुत सीनियर अफसरान को साइड लाइन किया गया है, उन्हें सरप्लस पूल में डाला गया है, रेपुटेशन की बुनियाद पर उनसे पोस्टिंग वापस ली गई हैं, और एक पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कुल्हाड़ा एफबीआर में चलाया गया है, और एफबीआर को की डिजिटलाइजेशन के लिए एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट फर्म भी रखी गई है। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ जब एफबीआर के लोगों से बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अब वो कोई दबाव नहीं लेंगे, जो काम करने थे वो कर दिए हैं, अब रिजल्ट दिए जाए। मुझे नहीं लगता शहबाज शरीफ ने कहा मैं दबाव नहीं लूंगा, ये कहा, ये बात उन्होंने कोई फौज के तनाजुर में नहीं कही कि आप कहें कि वो आसिम मुनीर को कह रहे हैं मैं दबाव नहीं लूंगा।
ये बात उन्होंने पीपल्स पार्टी के तनाजुर में नहीं की कि वो बिलावल को कह रहे हैं मैं दबाव नहीं लूंगा। ये बात एफबीआर के एक इजलास में की गई है और एफबीआर के तनाजुर में ली गई है, लेकिन पॉलिटिकल जो हलके हैं वो इसको दूसरी तरफ ले रहे हैं, लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं समझता। आप इसको ऐसे नहीं समझते। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब आपके कीमती वक्त का। और इसी के साथ मुझे और मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब को आजाद डिजिटल प्लेटफॉर्म के तवसत से दें इजाजत। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।